देखो बेटे, हमारी क्लास में दो तरीके के स्टूडेंट होंगे। एक तो वो स्टूडेंट होंगे जिन्होंने कॉमर्स पहले से पढ़ा हुआ है। पहले से कॉमर्स पढ़ा हुआ है मतलब उनके पास 11th में 12th में कॉमर्स था, उन्होंने अकाउंट्स पहले से कुछ पढ़ रखा है, तो काफी सारी बेसिक चीजें उन्होंने पढ़ी हुई होंगी। एक वो बच्चे हैं जो साइंस बैकग्राउंड से आए हैं या जो आर्ट बैकग्राउंड से आए हैं, आर्ट साइड से, उन्होंने कभी भी अकाउंट्स नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो मैं पहले तो साइंस और आर्ट साइड के जो बच्चे हैं उनसे बात करना चाहता हूं। बेटा, आपको बिल्कुल भी इतनी सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, मतलब शुरू से। अगर जिन बच्चों को अकाउंट्स का ए भी नहीं पता, उनको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेसिक से शुरू होगा। ठीक है। दूसरी बात, जो बच्चे अकाउंट्स पहले पढ़ चुके हैं उनसे भी मैं जरा कुछ बात करना चाहता हूं। बेटा, आप ये मत समझना कि ये जो मैं बेसिक पढ़ाने जा रहा हूं यह आपके लिए वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपका बहुत सारा वैल्यू एडिशन होने वाला है नॉलेज में। 11th 12th में आपने जो भी चीजें पढ़ी हैं वो ठीक है, आपने अपने हिसाब से पढ़ी हैं, लेकिन अब आप जब यहां पर पढ़ाई करोगे तो आपको अपने आप फर्क देखने को मिलेगा। आपको नॉलेज में डिफरेंस देखने को मिलेगा, आपको अप्रोच में डिफरेंस देखने को मिलेगा, आपको एटीट्यूड में डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब वहां पर जो आपका एटीट्यूड था वो एटीट्यूड यहां नहीं चलने वाला। अब आपको प्रोफेशनल एटीट्यूड मेंटेन करना पड़ेगा। नाउ यू आर इन सीए कोर्स, और जो सीए कोर्स है वहां पर एक प्रोफेशनल कोर्स है ये, तो एटीट्यूड भी प्रोफेशनल चाहिए, अप्रोच भी प्रोफेशनल चाहिए। इसलिए जो भी कॉमर्स के बच्चे हैं उनको ये तो बिल्कुल नहीं सोचना कि उनके लिए ये बेसिक जो पढ़ेंगे ये वेस्टेज है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आपको ऐसी ऐसी चीजें मैं बताऊंगा और आपको पता चलेंगी जो आपको सुना होगा, आपने, आपको पता भी होगा, लेकिन आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा तो आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे, जबकि आपने 2 साल अकाउंट्स पढ़कर आए हो। बहुत बेसिक चीजें आप नहीं बता पाओगे मुझे, बहुत बेसिक चीजें। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहता हूं बताओ असेट क्या है, असेट क्या है। बहुत सारे बच्चे मुझे नहीं बता पाएंगे, एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि असेट क्या होती है। उनको पता होगा, वो कहेंगे बिल्डिंग असेट होती है, मशीनरी असेट होती है, फर्नीचर असेट होता है, कैश असेट होता है। तो मैं ये नहीं पूछ रहा, ये तो फॉर्म ऑफ असेट है सारी चीजें, लेकिन ये असेट क्यों है? असेट कहते किसे हैं? अगर मैं आपसे 4 लाइनें लिखने के लिए बोलूं ना कि असेट के बारे में लिखकर बताओ, आप नहीं लिख पाओगे, जबकि आपके दिमाग में घूम रहा होगा, अच्छा ये चीज असेट है, ये चीज असेट है, ये चीज असेट है, लेकिन आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे भी हैं उनको यहां पर बेसिक पढ़ते टाइम बेटा बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। आपकी नॉलेज में बहुत वैल्यू एडिशन होने वाला है, आपकी अप्रोच चेंज हो जाएगी, आपका एटीट्यूड चेंज होगा, और जो पढ़ने का जो आपने आज तक स्टडी की है उस स्टडी करने के पैटर्न में बहुत ज्यादा चेंज होगा। हर चीज की नॉलेज आपको मिलेगी। यानी आज के बाद अगर आपसे कोई पूछेगा असेट क्या होती है, आप एक्सप्लेन करके बताओगे उसको। आपसे अगर 5 लाइनें क्या 10 लाइनें भी पूछेगा, आप लिख दोगे।
ठीक है, लेकिन अभी मैं आपसे कहूंगा, आपसे 2 लाइनें या 4 लाइनें नहीं लिख पाओगे असेट क्या होती है। ठीक है, इसलिए बिल्कुल भी चिंता करने की किसी को जरूरत नहीं है। मैं बिल्कुल शुरू से आपको पढ़ाने जा रहा हूं, ठीक है, यानी बिल्कुल बेसिक टर्म से, बेसिक से बिल्कुल। साइंस और आर्ट साइड वालों को तो बिल्कुल चिंता करने की जरूरत है ही नहीं, उनके लिए अकाउंट्स यहीं से शुरू होता है। और कॉमर्स वाले बच्चों के लिए भी बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी नॉलेज में बेइंतहा वैल्यू एडिशन होने वाला है। आज से बहुत नई चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो सर आज क्या पढ़ने वाले हैं बेटा? आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक टर्म्स। ये बेसिक टर्म्स क्या होते हैं? अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी इसको बोलते हैं। पहले मैं लिख दूं, बेसिक टर्म्स। इसको अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी बोला जाता है। अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी भी इसको बोला जाता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बेटे, जब भी आप किसी भी फील्ड में जाते हो तो उस फील्ड में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं जिसका मतलब आपको समझना चाहिए। आप मेडिकल लाइन में जाइए, वहां पर मेडिकल लैंग्वेज में कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जहां पर उसी लाइन के लोग समझ सकते हैं। डॉक्टर्स हैं, उनके स्टूडेंट्स हैं, वही समझ सकते हैं उस चीज को। हमारे एक नॉर्मल आदमी के समझ में वो वर्ड्स नहीं आएंगे। इसी तरीके से आप इंजीनियरिंग में जाइए तो वहां पर भी एक बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जो वही यूज होते हैं, तो वही लोग उसको समझ पाएंगे। जो इंजीनियर्स होते हैं, जो उनके स्टूडेंट्स होते हैं, वही वो चीजें समझ पाते हैं। एक कॉमन मैन के समझ में, कॉमन आदमी के, कॉमन इंसान के समझ में वो चीजें नहीं आएंगी। ऐसे ही बेटा अकाउंटिंग में, बिजनेस में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो सिर्फ अकाउंटिंग वाला बंदा ही समझ पाता है। यानी अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी जो है वो एक ऐसे टर्म्स होंगे, ऐसे टर्म्स यूज होंगे जो बिजनेस में, अकाउंट्स में यूज होते हैं और जिसका आपको मतलब पता होना चाहिए। मतलब ये टर्म्स अगर आपको नहीं पता होंगे तो फिर अकाउंटिंग आप सही तरीके से नहीं समझ पाओगे, क्योंकि यही सारे टर्म्स आगे जाकर अकाउंटिंग में यूज होने वाले हैं। ठीक है जी, अकाउंटिंग में यूज होने वाले हैं। ठीक, तो जो बेसिक टर्म्स हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कहां से और कौन कौन से बेसिक टर्म्स हैं। सबसे पहले नंबर 1, पहला टर्म्स है बेटा एंटिटी। एंटिटी, एंटिटी किसको बोलते हैं? पहले इसको लिख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या मतलब है। Entity means an economic unit which perform economic transaction which perform economic transactions। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का मतलब है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। Entity means an economic units that perform economic transactions। सर इसका मतलब समझाओ बेटा। एंटिटी को सरल शब्दों में अगर मैं बोलूं तो आप समझ लीजिए इसका मतलब है बिजनेस। जो बिजनेस है
वो एंटिटी होती है। अगर मान लीजिए मैं एक बिजनेस शुरू करता हूं, तो मैं अलग होऊंगा और बिजनेस अलग होगा। मैं ऑनर हूं, मुझे अलग कर दिया जाएगा अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, और बिजनेस अलग होगा। तो जो बिजनेस होता है दैट इज कॉल्ड एंटिटी। जो इकोनॉमिक यूनिट्स है, यानी जो बिजनेस है दैट इज एंटिटी, और जो अकाउंटिंग हम करते हैं वो एंटिटी की बुक्स में होती है। कभी भी ऑनर की बुक्स में अकाउंटिंग नहीं होती। मैं ऑनर हूं, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, तो मैं अलग हो जाऊंगा। अकाउंटिंग मेरी बुक्स में नहीं होगी, अकाउंटिंग बिजनेस की बुक्स में होगी, बिकॉज अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ऑनर को अलग कर दिया जाता है, एंटिटी यानी बिजनेस को अलग कर दिया जाता है, और बिजनेस अपने आप में एक पर्सन बन जाता है, और उस बिजनेस की बुक्स में अकाउंटिंग होती है। ठीक है, तो अब कोई भी लेन देन होगा, जो ट्रांजैक्शन मैंने यहां पर लिखा है, इससे ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन देन। लेन देन का मतलब, बेटा लेन देन का मतलब होता है गुड्स खरीदा, गुड्स बेचा, अमाउंट रिसीव करा, अमाउंट पेड करा, एम्प्लॉय की सैलरी पे की, रेंट पे किया, कुछ प्रिंटिंग स्टेशनरी खरीदा, एडवर्टाइजमेंट का खर्चा किया। ये जो भी लेन देन होते हैं बिजनेस के अंदर, वो सब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कहलाते हैं। उन ट्रांजैक्शन को परफॉर्म कौन करता है? बिजनेस। वैसे ऑनर करता है, लेकिन हम ये नहीं कहते कि ऑनर कर रहा है, हम कहते हैं बिजनेस कर रहा है। और अकाउंटिंग जो होती है, यानी रिकॉर्डिंग होती है इन ट्रांजैक्शंस की, वो बिजनेस की बुक्स में होती है, कभी भी ऑनर की बुक्स में नहीं होती। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, उसको बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। चूंकि मैं अभी कॉन्सेप्ट आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एंटिटी का मतलब बता रहा हूं। जब हम पढ़ेंगे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं आगे आप, उसी में एक कॉन्सेप्ट होगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो उसमें यही बताया जाता है कि अकाउंटिंग हमेशा एंटिटी की बुक्स में होती है, ना कि ऑनर की बुक्स में। तो एंटिटी मतलब, आप सरल शब्दों में बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, सरल शब्दों में एंटिटी का मतलब होता है बिजनेस। और बिजनेस ही ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करता है, और बिजनेस की बुक्स में ही अकाउंटिंग की जाती है हमेशा। ठीक, तो ये होता है एंटिटी का मतलब। बस ये दो लाइनें एंटिटी के लिए। अब इसके आगे हम और बेसिक टर्म्स पढ़ने वाले हैं। क्या क्या बेसिक टर्म्स होंगे? आइए, नंबर 2, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। नंबर 2 में सेकंड जो टर्म्स है हमारा, वो है असेट। यानी असेट क्या होती हैं, असेट क्या होती है, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, व्हाट इज असेट? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पूरी की पूरी अकाउंटिंग कुछ चीजों के इर्द गिर्द घूमती है, उन्हीं में से एक चीज असेट होती है। ठीक है, पहले मैं असेट का मतलब समझाऊंगा और फिर लिखवाऊंगा आपको। हर चीज जो मैं आपको समझाऊंगा, जितनी बातें मैं बोलूंगा उतनी बातें आपको लिखवा कर जाऊंगा। इसलिए मैंने सेपरेट रजिस्टर की बात की थी कि सेपरेट रजिस्टर आपको मेंटेन करना है, क्योंकि नोट्स मेंटेन करने हैं। बेटा अभी मैं आपको कोई भी चीज समझाऊंगा और 8 दिन के बाद आपसे कोई पूछेगा, आपको याद नहीं रहेगा। बेटा ये ह्यूमन टेंडेंसी है, कितने दिन तक इंसान याद रख लेगा, और कितनी चीजें जब आपने वही चीज लिखी हुई होंगी, ठीक है, और 8 दिन के बाद भी अगर फिर उस चीज को आप देखोगे रजिस्टर खोलकर, तो आपको बिल्कुल जो चीज मैंने जैसे समझाई होगी आपको सब ध्यान आ जाएगा। यानी रिकॉल करना पड़ता है, और रिकॉल करने के लिए लिखना पड़ता है। इसलिए नोट्स मेंटेन करना बहुत जरूरी है। ठीक, चलिए असेट क्या होती है पहले मैं समझाऊंगा, फिर आपको लिखवाऊंगा कि असेट क्या होती है। असेट क्या होती है बेटा? असेट का मतलब है कोई भी रिसोर्सेस। रिसोर्सेस, सर ये रिसोर्सेस क्या है? कोई भी चीज रिसोर्सेज होती है, कोई भी चीज, एनीथिंग इज ए रिसोर्सेज। एनीथिंग मतलब आपके पास मोबाइल फोन है ना, दैट इज रिसोर्सेज। मेरे पास लैपटॉप है, रिसोर्सेज। मैं जिससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूं कैमरा, दैट इज रिसोर्सेज।
जिस बिल्डिंग में बैठा हुआ हूं दैट इज रिसोर्सेज, जिस टेबल पर मेरा सामान रखा हुआ है दैट इज रिसोर्सेज, लाइटिंग रिसोर्सेज, हर चीज रिसोर्सेज है, हर चीज, एनीथिंग इज ए रिसोर्सेज, कोई भी चीज, इवन टेंजिबल थिंग हो या इंटेंजिबल हो। टेंजिबल मतलब जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, इंटेंजिबल जो दिखता नहीं है, सिर्फ महसूस होता है। सर एग्जाम्पल, हवा चल रही है, हवा दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस होती है, हवा लग रही है मेरे को, तो सर क्या हवा भी रिसोर्सेज है? बिल्कुल, तो नेचुरल रिसोर्सेज है। ठीक है, अधिकार आपके पास है, अधिकार, अधिकार मतलब राइट्स, आपको किसी कोई अधिकार मिला हुआ है, वो भी आपके लिए रिसोर्सेज है। रिसोर्सेज का मतलब एनीथिंग, कोई भी चीज रिसोर्सेज होती है। ठीक है, अब वो रिसोर्सेज मेरे लिए असेट है या नहीं है, ये देखने वाली बात है। अब जैसे मैंने कहा हवा भी रिसोर्सेज है, तो हवा मेरे लिए असेट है क्या, देखना पड़ेगा, हवा मेरे लिए असेट है या नहीं। ठीक है, तो रिसोर्सेज का मतलब कोई भी चीज, अब वो रिसोर्सेज आपके लिए असेट है या नहीं है, ये देखना पड़ेगा, और उसके लिए दो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। यानी रिसोर्सेज आपके लिए असेट है या नहीं है, उसके लिए दो कंडीशन चेक करनी पड़ती हैं, दो कंडीशन। और वो दो कंडीशन क्या होती हैं? दो कंडीशन क्या होती हैं? पहली कंडीशन, कंट्रोल्ड बाय एंटिटी, कंट्रोल्ड बाय एंटिटी। रिसोर्सेज तभी आपके लिए असेट हो सकता है जब वो एंटिटी द्वारा कंट्रोल हो। एंटिटी का मतलब आप अपने आप से ही अभी समझ लो कि आप एंटिटी हो। अगर कोई रिसोर्सेज आपके द्वारा कंट्रोल है तभी वो आपके लिए असेट हो सकता है। सर कंट्रोल कैसे पता चलेगा? बेटा अगर आप उस चीज को ओन करते हो, आप उस चीज के ऑनर हो, तभी वो आपके लिए असेट होगा। अब आपके पास मोबाइल है, आप उसके ऑनर हो, आप कंट्रोल करते हो। आपकी बिल्डिंग है, आप उसके मालिक हो, आप उसको ओन करते हो, आप उसको कंट्रोल कर रहे हो। मेरे पास लैपटॉप है, मैं इसका ऑनर हूं, मैं कंट्रोल कर रहा हूं। हवा रिसोर्सेज तो है, लेकिन क्या मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं, तो वो मेरे लिए असेट नहीं हो सकती। हवा रिसोर्सेज है, but that is not controlled by me. When it is not controlled by me, so how it can be asset for me? मेरे लिए असेट नहीं है, जर्नल असेट है वो, लेकिन मेरे लिए असेट नहीं। ठीक है, अच्छा कोई राइट, अगर राइट मेरे द्वारा कंट्रोल है तो वो मेरे लिए असेट है। सर ऐसे कैसे राइट होते हैं जो आपके द्वारा कंट्रोल होंगे? राइट का मतलब अधिकार, अधिकार कैसे? बेटा आपने कोई लाइसेंस ले रखा है, गवर्नमेंट को आपने पैसे दिए और एक अधिकार ले लिया कि ये सिनेमा हॉल चलाने का अधिकार मेरे पास है। जो अधिकार है सिनेमा हॉल चलाने का, लाइसेंस राइट उसको बोलते हैं, वो आपके लिए असेट है क्योंकि आपने खरीदा है, आप उसके मालिक हो। कोई दुकान चलाने का ठेका आपको मिल गया, तो ठेके का मतलब क्या होता है बेटा? राइट, अधिकार, वो आपके लिए असेट है। गुडविल रिसोर्सेज है, ठीक है, रिसोर्सेज है और आपका है, आप उसके मालिक हो, तो वो आपके लिए असेट है। तो पहली कंडीशन तो ये है कि जो रिसोर्सेज होते हैं क्या वो एंटिटी द्वारा कंट्रोल हैं? अगर एंटिटी द्वारा कंट्रोल हैं तभी दूसरी कंडीशन चेक होगी। अगर एंटिटी द्वारा कंट्रोल ही नहीं है कोई रिसोर्सेज, तो वो हमारे लिए असेट नहीं, फिर दूसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत ही नहीं है। पहली कंडीशन तो पहले चेक करनी पड़ेगी कि कंट्रोल बाय एंटिटी है या नहीं है। अगर बिजनेस द्वारा कंट्रोल है, ठीक है, तब तीसरी बात पर आएंगे। और तीसरी बात मतलब सेकंड जो कंडीशन है वो क्या है? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट देना चाहिए। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मतलब रिसोर्सेज विच ब्रिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। अगर कोई रिसोर्सेज आपके द्वारा कंट्रोल है और आपके लिए फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट लेकर आ रहा है, देन इट इज असेट फॉर यू। अच्छा, इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब बेटा कोई भी बेनिफिट, आप चाहे उसको यूज कर सकते हो, चाहे उसको बेचकर पैसे लेकर आए,
दोनों ही इकोनॉमिक बेनिफिट होते हैं। अब मोबाइल फोन आप यूज करते हो, दिस इज इकोनॉमिक बेनिफिट जो आप उससे पा रहे हो। मेरे पास कार है, अब सुनिए, मेरे दरवाजे के बाहर एक कार खड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना, इसी में मैं आपको समझा दूंगा। मेरे घर के बाहर एक कार खड़ा हुआ है, क्या ये रिसोर्सेज है? सर कार रिसोर्सेज तो है, कोई भी चीज है तो रिसोर्सेज है, लेकिन वो कार पड़ोसी का है, तो क्या मेरे द्वारा कंट्रोल है? नहीं है। जब मेरे द्वारा कंट्रोल ही नहीं है तो वो मेरी एसेट तो हो नहीं सकती। ठीक है, तो मेरे घर के बाहर कार खड़े होने का मतलब ये नहीं है कि वो मेरी एसेट होगी। तो कार रिसोर्सेज है बट मेरी नहीं है, पड़ोसी की है, तो मेरे लिए एसेट कहां से हो जाएगी? अच्छा, मेरे घर के बाहर कार खड़ी हुई है, मेरी ही है, इसका मतलब दैट इज कंट्रोल्ड बाई मी। तो पहले रिसोर्सेज, पहली शर्त पूरी हो गई, दैट इज कंट्रोल्ड बाई मी, तो मेरे द्वारा कंट्रोल है। अच्छा, लेकिन सिर्फ खड़ी है, फ्यूचर में 1 रुपया भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला इस एसेट से, यानी ना तो ये चलेगी, बिल्कुल बेकार हो चुकी है, और अगर कबाड़े में भी बेचने जा रहे हैं तो कोई 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है, तो क्या वो एसेट है? फिर वो एसेट नहीं है। यानी कार एक रिसोर्सेज है, मेरे द्वारा कंट्रोल भी है, बट फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट 0 है, देन इट इज नॉट एसेट, देन इट इज नॉट एसेट। यानी रिसोर्सेज आपके द्वारा कंट्रोल हो और आपके लिए बिजनेस में फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट लेकर आए, तभी वो आपके लिए एसेट होगा। ठीक है, अब जैसे मैंने कार को बोला कि मेरी है लेकिन फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं देगी, तो आपके लिए एसेट नहीं है। अब अगर मैं कहूं बेटा मेरे घर के बाहर कार है, मेरी ही है और अच्छी कंडीशन में है, चलेगी भी, तो चलाकर बेनिफिट मिल सकता है, अगर मैं ना चलाऊं तो बेच सकता हूं, बेचकर भी मुझे कुछ पैसे मिल जाएंगे, देन इट इज एसेट। रिसोर्सेज भी है, कंट्रोल भी है और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट भी है। अब जो एसेट होती हैं, मतलब जो हवा है, जैसे हवा बेटा रिसोर्सेज है, फ्यूचर में बेनिफिट भी मिलता है हमें, हवा बेनिफिट देती है, बट इट इज नॉट कंट्रोल्ड बाई मी, तो मेरे लिए एसेट नहीं, वो एक जनरल एसेट है, वो नेचुरल रिसोर्सेज। तो कोई भी एसेट वो आपके लिए एसेट तभी बनेगी when it, कोई भी रिसोर्सेज आपके लिए एसेट तभी बनेगा when it is controlled by you and it will bring future economic benefit for you। तो अगर अब आपसे कोई पूछेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसेट, तो आप ये नहीं कहोगे कि लैंड एसेट है, बिल्डिंग एसेट है, मशीनरी एसेट है, ये सब नहीं बोलोगे। आप कहोगे एसेट मीन एनी रिसोर्सेज विच कंट्रोल्ड बाय मी, यानी बाय बिजनेस, and which will bring future economic benefit for business, that is asset। ठीक है, any resources which is controlled by entity मतलब business, and which will bring future economic benefit for business, it is asset। ठीक, आइए अब मैं लिखता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको अभी एसेट में बहुत सारी चीजें और बताने वाला हूं कि कितने तरीके की एसेट होती हैं, ये सारी चीजें हम अभी बताएंगे आपको। लिखिए, एनी रिसोर्सेज, पहले लिखेंगे एसेट मीन्स एनी रिसोर्सेज which will या which is controlled by and which is controlled by entity and which will bring future economic for business मतलब कोई भी रिसोर्सेज
जो बिजनेस द्वारा कंट्रोल है और जो बिजनेस के लिए फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट लेकर आता है, वो असेट है। एनी रिसोर्सेज विच इज कंट्रोल्ड बाय बिजनेस एंड विच विल ब्रिंग फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट फॉर बिजनेस विल बी असेट, विल बी असेट। ठीक है, ये असेट का मतलब होता है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं बेटा, असेट कितने तरीके की होती है, टाइप्स ऑफ असेट। तो लिखेंगे टाइप्स ऑफ असेट्स। टाइप्स ऑफ असेट, कितने तरीके की असेट होती है? एक होती है बेटे फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स। दूसरे होते हैं, दूसरी असेट का नाम है इन्वेस्टमेंट्स, ये भी एक असेट होती है। अच्छा, एक होती है करंट एसेट, करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट। एक होती है बेटे वेस्टिंग एसेट, वेस्टिंग एसेट। अच्छा, एक होती है बायोलॉजिकल एसेट, ये इतने तरीके की असेट होती हैं आपके बिजनेस में। और भी असेट होती है, धीरे धीरे हम और आगे आगे जैसे पढ़ते जाएंगे मैं आपको बताता चलूंगा। लेकिन अभी अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा हम असेट को सिर्फ 5 पार्ट में बांट देते हैं। एक होती है फिक्स्ड असेट, दूसरे होते हैं इन्वेस्टमेंट, तीसरी असेट होती है करंट असेट, चौथी असेट होती है वेस्टिंग असेट, फिर होती है बायोलॉजिकल असेट। ये 5 तरीके की असेट मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, 5 तरीके की असेट। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करूंगा फिक्स्ड असेट कि फिक्स्ड असेट क्या होती है। हेडिंग डालेंगे बेटा, नंबर 1 फिक्स्ड असेट। फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट क्या होती है? कई बार मैं बच्चों से पूछता हूं, बच्चों फिक्स्ड असेट क्या होती है? बच्चे कहते हैं सर फिक्स्ड असेट वो असेट होती है जो एक जगह फिक्स्ड हो जाए, जिसको ना हिला सकते हो ना डुला सकते हो। क्या यही फिक्स्ड असेट होती है? बताओ, आप अपने मन में सोचिए कि फिक्स्ड असेट क्या होती है। बेटा फिक्स्ड असेट वो नहीं होती जो एक जगह फिक्स्ड हो जाए। फिक्स्ड असेट का मतलब होता है वो असेट जो यूज के बेसिस पर क्लासिफाइड होती हैं, यूज के बेसिस पर। सर मतलब हम ये डिसाइड करेंगे कि ये सामने वाली असेट फिक्स्ड असेट है या नहीं है, तो इसके लिए यह देखना पड़ेगा कि वो फिक्स्ड असेट हमने बिजनेस में क्यों रखी हुई है, वो असेट क्यों रखी हुई है बिजनेस, तभी पता चलेगा कि ये फिक्स्ड है या नहीं। ठीक, अगर कोई असेट मैंने गुड्स बनाने के लिए रखी है, गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए रखी है, तो ये फिक्स्ड असेट है। अगर कोई असेट मैंने सर्विस रेंडर करने के लिए रखी है, तो ये फिक्स्ड असेट है। अगर कोई असेट मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखी है, तो ये फिक्स्ड असेट है। सर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस का मतलब क्या होता है? बेटा ऑफिस यूज के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस मींस ऑफिस यूज।
तो फिक्स्ड असेट वो असेट होती है विच इज हेल्ड इन बिजनेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। इन तीन में से किसी भी एक पर्पस के लिए अगर आपने असेट रखी हुई है तो वो फिक्स्ड असेट होगी। सर और किसी पर्पस के लिए भी असेट रखते हैं क्या? हाँ, बहुत सारी असेट ऐसी होती हैं जो आप बेचने के लिए रखते हो। सर एग्जांपल, किसी इंसान का बुक का शॉप है तो उसकी दुकान में जितनी भी किताबें रखी होंगी वो सब बेचने के लिए रखी होंगी, उसने वो बेचने के लिए रखी होंगी। जो असेट बेचने के लिए रखी हुई है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको स्टॉक बोला जाता है, उसको फिक्स्ड असेट नहीं बोला जाता। स्टॉक करंट एसेट में आता है, स्टॉक करंट एसेट में आता है। स्टॉक मतलब गुड्स। जिस चीज को मैंने बेचने के लिए रखा हुआ है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसको हम स्टॉक बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। अच्छा सर, आपने कहा कि अगर एक किताब वाले की दुकान है, उसकी दुकान में जितनी भी किताबें रखी हुई हैं बेचने के लिए वो सब स्टॉक कहलाएंगी। अगर कुछ किताबें उसने अपने पढ़ने के लिए रखी हुई हैं, क्या वो भी स्टॉक होगा? नहीं, वो फिक्स्ड असेट होगा। मैंने क्या बोला? यूज के बेसिस पर डिसाइड करना है कि असेट आपके लिए फिक्स्ड असेट है या नहीं। अगर मैं किताबें लेकर आता हूं पढ़ने के लिए, दैट इज फिक्स्ड असेट फॉर मी। और अगर मेरा किताबों का शॉप है और मैंने वो किताबें बेचने के लिए रखी हुई हैं तो वो किताबें मेरे लिए स्टॉक है। अच्छा, इसका मतलब यह है यूज के बेसिस पर डिसाइड करना है कि असेट फिक्स्ड असेट है या स्टॉक है। जी हां। अब जैसे एसी वाले की दुकान पर जाइए, आप एसी वाले की दुकान पर जाइए, उसकी दुकान में बहुत सारे एसी रखे होंगे जो उसने बेचने के लिए रखे हुए हैं, वो सब उसके लिए स्टॉक है, यानी करंट असेट में आएगा। लेकिन एक एसी उसने अपनी दुकान में लगा रखा होगा या दो एसी उसने अपनी दुकान में लगा रखे होंगे जो चल रहे होंगे, उसकी दुकान को ठंडा कर रहे हैं, वो बेटा स्टॉक नहीं है, वो फिक्स्ड असेट है, वो फिक्स्ड असेट है। तो पर्पस ऑफ यूज देखना है, असेट नहीं देखनी, पर्पस ऑफ यूज देखना है। अगर मैंने एक प्लॉट लेकर बिजनेस में यूज करने लगा या एक बिल्डिंग लेकर बिजनेस में यूज करने लगा, मेरे लिए फिक्स्ड असेट है। लेकिन एक प्रॉपर्टी डीलर बिल्डिंग लेकर खरीद कर रख लेता है कि इसको बेचना है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, उसके लिए वो स्टॉक है। बात समझ में आई? यूज यानी यूज किस लिए आपने असेट रखा हुआ है। तो जब कोई असेट आप बिजनेस में गुड्स बनाने के लिए रखते हो, सर्विस देने के लिए रखते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखते हो, तो वो असेट आपके लिए फिक्स्ड असेट होगी। लेकिन अभी दो और शर्तें हैं जो पूरी करनी है। ये तो एक पहली शर्त है, ये पहली शर्त है कि या तो गुड्स बनाने के लिए हो या सर्विस देने के लिए हो या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हो। अब सर गुड्स बनाने का मतलब, बेटा आप मान लीजिए खिलौनों का बिजनेस कर रहे हो तो खिलौने किसी ना किसी असेट से बनते होंगे ना, मशीनरी आप लेकर आए होंगे, उससे खिलौने बनते होंगे। तो जो मशीनरी है दैट इज फिक्स्ड असेट बिकॉज इट इज हेल्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। सर्विस देने के लिए मतलब मैं अपनी यहाँ बेटा अब ये पढ़ा रहा हूँ तो ये सर्विस प्रोवाइड करवा रहा हूँ। यहाँ पर ये लैपटॉप है, यहाँ पर लाइटिंग है, यहाँ मेरे रूम में एसी लगा हुआ है, मेरे सामने कैमरा लगा हुआ है, ये सब क्या है? ऑल दीज आर असेट विच इज यूज्ड इन रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज। तो ये मेरे लिए क्या है? ये सब फिक्स्ड असेट है मेरे। ठीक है, मेरे ऑफिस है, ऑफिस के अंदर चेयर है, ऑफिस में टेबल रखा हुआ है, लाइटिंग है, वहां एसी लगा हुआ है, वो सब एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बोलेंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखा हुआ है, वो भी मेरे लिए क्या है? वो भी मेरे लिए फिक्स्ड असेट है। So fixed assets are those assets which are held in business either for production of goods or for rendering of services or for administrative purpose। उसके बाद दो और शर्तें, and which are expected to be used for more than one accounting period। यानी ये तीनों पहली शर्त है। दूसरी शर्त क्या है?
मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक चले, 1 साल से ज्यादा चलने की उम्मीद हो। जिस दिन आपने असेट खरीदा, ये नहीं होना चाहिए कि 1 साल के अंदर अंदर ये खत्म हो जाएगा। दीज असेट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। और तीसरी शर्त है बेटा, विच आर नॉट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। सर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है? बेटा जो हमारा काम है, अब जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, दिस इज माई ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। किसी का किताबों का दुकान है तो किताबें खरीदना बेचना उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। ठीक है, किसी का जैसे शाहरुख खान एक्टिंग करता है वो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। विराट कोहली क्रिकेट खेलता है वो उसका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो हमारा काम है। किसी का कपड़े का शॉप है, किसी का कपड़े का शॉप है तो उसकी दुकान में जितना भी कपड़ा रखा होगा वो उसने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब होता है कि जो हमारा काम है, मेरे कपड़े का दुकान है तो कपड़ा खरीदना बेचना मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। मेरा बुक का दुकान है तो बुक खरीदना बेचना मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो तीसरी कंडीशन यही है कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उस असेट को आपने बेचने के लिए ना रखा हो। बेटा अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आपने उस असेट को बेचने के लिए रखा है तो वो आपके लिए फिक्स्ड असेट नहीं है, फिर वो आपके लिए स्टॉक है। तो 3 शर्तें हो गई। 3 शर्तें क्या? Fixed asset are those assets which are held in business either for production of goods, rendering of services or administrative purpose. Number 2 शर्त, which are expected to be used for more than 1 accounting period. Number 3 शर्त, which are not held for sale in the ordinary course of business. Ordinary course of business में बेचने के लिए ना रखा हो। सर आप कह रहे हो बेचने के लिए ना रखा हो, बेचने के लिए नहीं, मैंने कहा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए ना रखा हो। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस जो मेरा मेन काम है। ठीक है, अब जैसे मेरे रूम में एसी लगा हुआ है, ये एसी खराब हो जाए, मैंने इस एसी को यहां से उखेड़ा और दरवाजे पर रख दिया। मैंने कहा कोई कबाड़ वाला आएगा उसको बेच दूंगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो क्या ये स्टॉक बन जाएगा? नहीं, ये स्टॉक नहीं है। बिकॉज मैंने बेचने के लिए जरूर रखा है, बट इट इज नॉट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। मेरा एसी बेचना मेरा काम है क्या? एसी बेचना मेरा काम नहीं। तो खराब हो गया, इस वजह से मुझे बेचना पड़ रहा है। ठीक है, तो अगर कोई फिक्स्ड असेट खराब हो जाए और उसको बेचने के लिए रखा हो तो वो अभी भी फिक्स्ड असेट ही रहेगा, वो स्टॉक नहीं बन जाएगा। स्टॉक का मतलब होता है दोज असेट विच आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एसी वाले की दुकान में जाओ, उसकी दुकान में जितने भी एसी रखे होंगे बेचने के लिए वो सब उसके लिए स्टॉक होंगे। बुक की शॉप पर जाइए, जितने भी बुक्स हैं उसकी दुकान पर रखे हुए हैं बेचने के लिए, वो सब स्टॉक है, फिक्स्ड असेट में। तो 3 शर्तें हैं फिक्स्ड असेट में। नंबर 1, दोज असेट विच आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर सेल इन, विच आर हेल्ड इन बिजनेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड और फॉर रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस। नंबर 2, विच आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, यानी 1 साल से कम ज्यादा चले। और नंबर 3, विच आर नॉट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आइए इन तीनों शर्तों को बेटा पहले लिख लेते हैं, फिक्स्ड असेट का मतलब लिख लेते हैं, फिर मैं आपको फिक्स्ड असेट के टाइप्स भी बताऊंगा कि कौन कौन सी असेट फिक्स्ड असेट में आती है। देखो जी, पहले फिक्स्ड असेट्स का मतलब क्या होता है। देखिए, फिक्स्ड असेट्स आर दोज असेट्स which are held in business for production of goods
or for rendering of services or for administrative purpose or for administrative purpose. नंबर 2, अच्छा, और ये प्लस है बेटा शर्त, प्लस प्लस मतलब एंड, अब और नहीं है, इन तीनों में से कोई एक पर्पस हो फिर उसके बाद प्लस, ये शर्त पूरी होनी चाहिए जो सेकंड बता रहा हूं, विच आर एक्सपेक्टेड टू बी यूज्ड फॉर more than one accounting period, ठीक है, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा चले, सरल शब्दों में अगर बोलूं तो 1 साल से ज्यादा चले, और प्लस तीसरी शर्त है which are not held for sale in ordinary course of business. ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए ना रखा हो। ये 3 बातें अगर किसी कोई एसेट पूरी कर देती है तो बेटा वो एसेट फिक्स्ड एसेट बन जाती है हमारी। सर ये जो चीजें आप हमें लिखवा रहे हो क्या ये एग्जाम के लिए रेलिवेंट है? बिल्कुल बेटा, सवाल पूछा जाता है शॉर्ट आंसर में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट, एक्सप्लेन। 4 नंबर में थ्योरी के क्वेश्चन आ सकता है ये। मैं आपको क्या बोल रहा था बेटा, कॉमर्स वाले बच्चों ध्यान से सुनना, आपने ये तो पढ़ा होगा कि एसेट क्या होती है, लेकिन ये आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते कि एसेट क्या होती है। फिक्स्ड एसेट का एक्सप्लेनेशन आपको नहीं पता होगा, अब आपको पता चला होगा, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। हमको पता है कि 11th-12th में कैसे पढ़ाई होती है। तो जो आप बेसिक यहां पढ़ने जा रहे हो वो बेसिक बेटा वो बेसिक नहीं है जो आप पढ़कर आए हो। नाउ द अप्रोच इज डिफरेंट, नाउ द एटीट्यूड इज डिफरेंट। आपको हर चीज एक्सप्लेन करनी है। अब ऐसे नहीं चलेगा काम, बस एक चीज, बस एक वर्ड पकड़ लिया, अच्छा ये फिक्स्ड एसेट होती है। हर सिचुएशन में वो चीज फिक्स्ड एसेट नहीं हो सकती, ठीक है। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना है आप हर चीज का, धीरे धीरे आप एक एक चीज ऐसे ही समझोगे आगे। अभी मैं आपसे पूछूं इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, आपको मैं गारंटी दे रहा हूं 99% बच्चे नहीं बता पाएंगे कि इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं। ये तो बता दोगे कि इन्वेस्टमेंट एसेट होती है, लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे आप। 99% बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं इस बात की। तो ये अप्रोच आपकी डिफरेंट होगी यहां पढ़ाई करने की, एटीट्यूड डिफरेंट होगा आपका, लेवल ऑफ नॉलेज अलग होगा, आपकी नॉलेज में कितना वैल्यू एडिशन होगा या आपकी क्लास के बाद ही आपको पता चल जाएगा। बस बेटा नोट्स जरूर मेंटेन करने हैं, और जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं इसको समझकर याद रखना है। ये बहुत जरूरी चीजें हैं, आगे जाकर आपको कोई नहीं बताएगा। आप सोचो इंटरमीडिएट लेवल पर, फाइनल लेवल पर, ये आपको कोई नहीं बताएगा। अच्छा सर ये आप क्यों अलग अलग कर रहे हो कि ये फिक्स्ड एसेट होती है, ये इन्वेस्टमेंट होता है, ये करंट एसेट होती है? बेटा हर एसेट की अकाउंटिंग करने का तरीका अलग होता है। फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है, इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है, स्टॉक की अकाउंटिंग किसी और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है। हर एसेट को रखने का पर्पस अलग होता है, उसकी अकाउंटिंग करने का तरीका अलग होता है, उसके मीनिंग अलग होते हैं, ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है बेटा। एसेट का नेचर चेंज होते ही ट्रीटमेंट चेंज हो जाता है, इसलिए आपको ये जानकारी होना बहुत जरूरी है। यही वो लेवल है जहां पर आपको ये सारी जानकारियां रखनी है। इंटरमीडिएट लेवल पर जाकर थोड़ी ना कोई बताएगा आपको कि व्हाट इज एसेट, या फिक्स्ड एसेट क्या होती है, या करंट एसेट क्या होती है, या इन्वेस्टमेंट क्या होती है। ये सब चीजें आपको यहीं सीखनी है।
ठीक है, आप इसको जरा जल्दी से फटाफट लिखिए। हाँ जी बेटा, लिख लिया सबने? अच्छा, एक नोट जरा और लिखेंगे। नोट लिखेंगे, और वो नोट मैंने क्या बोला था कि अगर कोई फिक्स्ड असेट खराब हो जाए, उसे बेचने के लिए मैंने अलग उठाकर रख दिया, तो वो स्टॉक अभी भी नहीं बनेगा, वो अभी भी फिक्स्ड असेट ही रहेगी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे दोज फिक्स्ड असेट्स which are held for disposal, which are held for disposal। डिस्पोजल का मतलब होता है सेल। will still be called fixed asset because these are not held for sale in ordinary course of business। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए नहीं रखी हैं, इसलिए ये अभी भी क्या कहलाएंगे? अभी भी फिक्स्ड असेट कहलाएंगे। ठीक, बोलो, लिख लिया सबने? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा मैं फिक्स्ड असेट की बात करूंगा कि फिक्स्ड असेट कितने टाइप्स की होती है। अच्छा सर, फिक्स्ड असेट में भी टाइप्स होते हैं? और क्या, फिक्स्ड असेट भी एक टाइप की थोड़ी ना होगी। ठीक है, पहले असेट का मतलब, फिर असेट कितने टाइप की होती है, फिर उसमें पहला टाइप था फिक्स्ड असेट। अब फिक्स्ड असेट में मैं बताऊंगा कि कितने टाइप्स की होती है। तो लिखिए टाइप्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स। टाइप्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड असेट कितने टाइप की होती है बेटा? फिक्स्ड असेट दो तरीके की होती हैं। अच्छा, दो तरीके की? कौन सी दो तरीके की? एक होती है बेटा टेंजिबल, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, और दूसरी होती है इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। सर अब टेंजिबल इंटेंजिबल में क्यों बांट रहे हो? बेटा इन दोनों को भी अकाउंटिंग करने के तरीके अलग होते हैं। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग होती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के हिसाब से, और इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट की अकाउंटिंग होती है AS 26 के हिसाब से, यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के हिसाब से। मैं यहां लिख देता हूं, इसके ऊपर लगता है AS 10 यानी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, और बेटा इसके ऊपर लगता है AS 26। सर इतना ज्यादा डिफरेंस होता है? हर एसेट को पहचानना पड़ता है? और क्या, और क्या। अरे भाई हर चीज में एक्सपर्टाइज होना चाहिए। नाउ यू आर गोइंग टू बी ए चार्टर्ड अकाउंटेंट,
आपको अकाउंटेंट बनना है या चार्टेड अकाउंटेंट बनना है? आपको चार्टेड अकाउंटेंट बनना है। आपको एक एक बारीकी पता होनी चाहिए, ठीक है? हर चीज के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। अब आप एकेडमिक कोर्स में नहीं रह गए, अब आप प्रोफेशनल कोर्स में आ गए हो बेटा। हर चीज को देखना पड़ेगा, कौन सी एसेट क्या होती है। मैंने क्या बोला है? मैंने बोला ना बेटा, 11th-12th में जो बच्चे कॉमर्स पढ़कर आए हैं उनको अपनी लेवल ऑफ नॉलेज में आज से फर्क देखने को मिलेगा। उनकी नॉलेज में कितना वैल्यू एडिशन होने वाला है उनको पता चलेगा, ठीक? अच्छा, टेंजिबल एसेट कौन सी होती है? जिस एसेट को आप देख सकते हो, छू सकते हो, उसको हम बोलते हैं टेंजिबल एसेट। ये रिमोट है, ये रिमोट मैं देख भी सकता हूं, मैं छू भी सकता हूं। दिस इज टेंजिबल एसेट। कोई भी चीज, बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, मैं फिक्स एसेट की बात कर रहा हूं अभी से, जो मैंने बिजनेस में या तो प्रोडक्शन के लिए रखा हुआ है या सर्विस देने के लिए रखा हुआ है, या मैंने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए रखा है और उसको मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं, उसको मैं बोलता हूं क्या? टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। सर, ऐसी कौन सी एसेट होगी फिक्स्ड एसेट जिसको आप ना देख सकते हो ना छू सकते हो? बेटा, बहुत सारी ऐसी एसेट होती हैं जो या तो प्रोडक्शन में यूज होती हैं, या सर्विस देने में यूज होती हैं, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज होती हैं, लेकिन वो सिर्फ महसूस होती हैं, दिखती नहीं है, सिर्फ महसूस होती हैं। सर, एग्जाम्पल दो ना। बेटा, आपके कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर चलता है, क्या वो दिखता है? कंप्यूटर जो है ना, वो हार्डवेयर दिखता है सिर्फ आपको, सॉफ्टवेयर नहीं दिखता। सॉफ्टवेयर तो एक इंस्टॉल्ड होता है, उसमें एक नंबरिंग होती है जो इंस्टॉल होती है। तो सर्विस देने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, टैली का सॉफ्टवेयर है, ईआरपी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज होते हैं, क्या ये एसेट नहीं है आपकी? इसके अलावा जो आपके लीगल राइट्स होते हैं, लीगल राइट मतलब आपने एक बुक लिख दिया, उस बुक को कोई कॉपी ना करे, उसके लिए आपने गवर्नमेंट से एक सर्टिफिकेट ले रखा है, जिसको हम बोलते हैं कॉपीराइट। मतलब आपकी बिना परमिशन के कोई बंदा उस बुक को कॉपी नहीं कर सकता। तो ये क्या आपके पास राइट है? नहीं, अधिकार, कि आपके अलावा इस बुक को कोई नहीं छाप सकता। ये जो आपका अधिकार है, ये अधिकार दिखता नहीं है, ये महसूस होता है। राइट जो भी होते हैं वो महसूस होते हैं। गुडविल, गुडविल क्या है? एक परसेप्शन, कस्टमर की एक परसेप्शन जो किसी भी इंसान के बारे में होती है, किसी भी इंटरप्राइज के बारे में होती है, ठीक है? जिसके नाम से लोग खिंचे चले जाते हैं। ये क्या है? ये दिखता नहीं, सिर्फ महसूस होता है। गुडविल दिखती नहीं। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा, ब्रांड, एक नाम होता है जो ब्रांड बन जाता है। जैसे मोदी जी एक ब्रांड बन गए, उनके नाम से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। आपको भी सर मोदी जी तो दिखते हैं। बेटा, तो मोदी जी गुडविल नहीं है, मोदी जी का नाम गुडविल है। मोदी जैसे तो बहुत इंसान है, मोदी जी एक इंसान है, लेकिन उनका नाम इतना बड़ा है कि उनके नाम से लोग इन्फ्लुएंस होते हैं। वो उनका ब्रांड है, गुडविल है। कोई भी प्रोडक्ट है, कोई टीचर होते हैं, जैसे बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके नाम से इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है, वो गुडविल होती है। इसके अलावा राइट, अधिकार जो होते हैं, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, मैं सब बताऊंगा अभी आगे, ठीक है? पेटेंट राइट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, वेबसाइट हो गया, लाइसेंस राइट हो गया, ये सब दिखते नहीं है, ये सिर्फ महसूस होते हैं।
ठीक है ना, इनको देख सकते हो ना छू सकते हो। अब आप कहोगे सर लाइसेंस तो कॉपी, लाइसेंस तो कागज दिखता है। बेटा वो कागज की वैल्यू थोड़ी ना है, कागज पर तो जो राइट आपको मिला है वो प्रिंटेड है बस, तो वो एक प्रिंटिंग पेज है। कागज, कागज की कोई वैल्यू नहीं है। कागज अपने साथ जो राइट लेकर आता है, जो अधिकार लेकर आता है, वैल्यू उसकी होती है। कागज तो आप घर में लाकर छुपा कर रख दो, या वो गुम जाए तो क्या आपके पास अधिकार नहीं रहेगा? अधिकार फिर भी रहेगा, कागज तो आप दूसरा निकलवा लोगे। कागज की वैल्यू नहीं होती, कागज जो अपने साथ राइट लेकर आता है वैल्यू उसकी। और राइट क्या होता है? इंटेंजिबल, दिखता नहीं है, सिर्फ महसूस होता है। ठीक है, तो टेंजिबल एसेट कौन सी होती है? आइए, यानी दोज फिक्स्ड एसेट्स which can be seen or touched are called tangible fixed assets. Tangible fixed assets. Example: land, building, plant and machinery, furniture, मोटर कार। ठीक है, एक चीज यहां पर और बताऊंगा मैं, बेरर प्लांट। सर बेरर प्लांट का मतलब क्या होता है? बेरर प्लांट का मतलब होता है बेटा फ्रूट ट्री। फ्रूट ट्री जैसे आम का पेड़ हो गया, मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, ऑरेंज ट्री, ये सब क्या होते हैं? ये सब के सब बेरर प्लांट कहलाते हैं। ये भी फिक्स्ड एसेट होती है। सर ये फिक्स्ड एसेट कैसे होती है? बेटा आप इनमें जरा कंडीशन चेक करिए। फिक्स्ड एसेट की क्या कंडीशन है? फिक्स्ड एसेट की कंडीशन है कि या तो गुड्स बनाने के लिए हो, या सर्विस देने के लिए हो, या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए। क्या आम का पेड़ प्रोडक्शन करता है या नहीं करता? किस चीज का प्रोडक्शन करता है? आम का। तो आम इज ए गुड्स, गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए आम का पेड़ है। ठीक है, उसके बाद क्या ये 1 साल से ज्यादा चलेगा? बेटा 100 साल तक चलते हैं पेड़। तो एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर मोर देन 1 ईयर। और तीसरी बात, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए नहीं रखा, यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए नहीं रखा। तो क्या आप पेड़ बेचने के लिए रखते हो? जो आम टूटता है उस पर से वो बिकता है, पेड़ नहीं बिकता। तो पेड़ इज नॉट टू बी एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड या नॉट हेल्ड फॉर सेल इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो तीनों शर्तें पूरी होती हैं बेरर प्लांट की। तो फ्रूट ट्री, मैंगो ट्री, मतलब मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, ऑरेंज ट्री, ये सब क्या होते हैं? ये बेरर प्लांट कहलाते हैं। ये भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट में आता है। अच्छा, इनटेंजिबल एसेट में क्या आएगा? आइए जरा वो भी बता देता हूं मैं। इनटेंजिबल एसेट में क्या आएगा? बेटा इनटेंजिबल एसेट में आएगा एक तो गुडविल, मैंने आपको बता दिया, पहले मैं लिख लेता हूं, इसके बारे में लिख देता हूं। दोज फिक्स्ड एसेट्स which cannot be seen or touched but can be feel only are called intangible फिक्स्ड एसेट। इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? गुडविल। बेटा गुडविल का मतलब परसेप्शन, एडवांटेज, रेपुटेशन,
जो औरों के पास नहीं है आपके पास है, तो आपके पास गुडविल है। ठीक। पेटेंट राइट, पहले मैं इनके सबके नाम लिख दूं, फिर मैं आपको एक एक करके बताऊंगा ये क्या क्या होते हैं। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क राइट, अच्छा लाइसेंस राइट, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, नो हाउ, जिसको हम प्रोडक्शन प्रोसेस भी बोल सकते हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस। अच्छा, गुडविल क्या होती है? गुडविल तो बता ही दिया, परसेप्शन होती है बेटा, नेम, फेम। ठीक, ये दिखता नहीं है, सिर्फ महसूस होता है। तो अगर जिस बिजनेस के पास ये है उसके लिए ये असेट है, क्योंकि उस बिजनेस के लिए ये रिसोर्सेज है, और उसके द्वारा क्योंकि उसका गुडविल है तो उसके द्वारा कंट्रोल भी है, और बिजनेस के लिए फ्यूचर में बेनिफिट भी लेकर आता है, तो ये गुडविल है। पेटेंट राइट, ये क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है बेटा, कोई भी मेरा फॉर्मूला, डिजाइन, जिसको मैंने रजिस्टर्ड करवा दिया। अब जैसे मान लो मैंने एक कार बनाने का एक डिजाइन बनाया, मैंने एक कार का डिजाइन बना दिया, बहुत ही ब्यूटीफुल एक कार का डिजाइन बनाया मैंने। अब मैं चाहता हूं यार ये डिजाइन बहुत खूबसूरत डिजाइन है, अगर इस डिजाइन की कार मार्केट में आ जाए तो बहुत सेल होगा उसका। अब वो मैंने बनाया है, तो सबसे पहले तो मैं ये कंसर्न होऊंगा कि यार कहीं मेरे इस डिजाइन को कोई कॉपी ना कर दे, क्योंकि मैंने बनाया सोचकर। अब अगर कोई देखकर तो कोई भी बना सकता है, ठीक है, तो मैंने कहा इसको कोई कॉपी ना कर ले। तो मैं सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाऊंगा और उससे कहूंगा भाई साहब ये डिजाइन है मेरा, इसको जरा पेटेंट करवाना है, रजिस्टर्ड करवाना है। तो मेरे नाम में उसका रजिस्ट्रेशन, मुझे एक फीस देकर उसको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा अपने नाम में। जैसे ही मैंने उसको रजिस्टर्ड करवा लिया उस डिजाइन को, अब ये मेरा पेटेंट बन गया। पेटेंट मतलब अब कोई भी बंदा इस डिजाइन को कॉपी नहीं कर सकता विदाउट माई परमिशन। ठीक। अब उस डिजाइन, अब ये डिजाइन मेरे लिए असेट कैसे हुआ? मैंने तो चलो बना दिया, अब ये डिजाइन मेरे लिए असेट कैसे हुआ? बेटा इस डिजाइन को लेकर मैं मारुति सुजुकी के पास जाऊंगा, मैं उससे कहूंगा भाई साहब मेरे पास एक डिजाइन है, क्या इस डिजाइन की कार बनाओगे? वो डिजाइन देखेंगे, अगर उनको डिजाइन पसंद आ गया तो वो मेरे से वो डिजाइन खरीद लेंगे, या फिर मुझे उस डिजाइन के बेसिस पर जितनी वो कार बनाएंगे पर कार के हिसाब से कुछ पैसा देंगे, जिसको हम रॉयल्टी बोलते हैं। ठीक है। अगर मान लीजिए मारुति को पसंद नहीं आया तो मैं हुंडई के पास चला जाऊंगा, हुंडई को पसंद नहीं आया तो मैं टाटा के पास चला जाऊंगा, टाटा को पसंद नहीं आया तो मैं किसी और मारुति कंपनी के को मतलब कार कंपनी के पास चला जाऊंगा। कहने का मतलब है किसी ना किसी को तो पसंद आएगा ना। अगर मेरे उस कार के डिजाइन में कुछ दम है तो कोई ना कोई खरीद लेगा, तो वो मेरे लिए पेटेंट राइट होता है। राइट। अब आप कहोगे सर डिजाइन तो दिख रहा, डिजाइन को तो हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। बेटा वो डिजाइन असेट नहीं है, डिजाइन को यूज करने का जो राइट है आपके पास वो असेट है। राइट, अधिकार। डिजाइन तो कोई भी बना ले, आपका डिजाइन देखकर कोई भी बना सकता है, ठीक है, लेकिन उसको यूज करने का अधिकार सिर्फ आपके पास है। अगर मैंने बनाया तो मेरे पास है, मैंने पेटेंट करवा लिया तो मेरे पास अधिकार है। वो अधिकार असेट होता है, और वो अधिकार दिखता नहीं है, वो सिर्फ महसूस होता है। ठीक है। इसी तरीके से कॉपीराइट, मैंने कोई बुक लिख दिया, मैंने कोई पिक्चर बनाई, कोई कहानी लिखी, कोई म्यूजिक बनाया, उसको कोई कॉपी ना कर ले तो उसको मैं पहले रजिस्टर्ड करवा लेता हूं कॉपीराइट एक्ट में। तो कॉपीराइट जैसे ही होता है मेरा अधिकार हो जाता है, अब उसको कोई कॉपी नहीं कर सकता विदाउट माई परमिशन। ठीक है। अच्छा, ट्रेडमार्क राइट, ये लोगो होते हैं, सिंबल मतलब स्लोगन होते हैं, टैगलाइन होती है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा LIC की टैगलाइन है या स्लोगन उसको बोले कि जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, या और कोई कॉपी नहीं कर सकता, उस पर अधिकार है LIC का। आज कुछ तूफानी करते हैं, हम सबका टैगलाइन है। ठीक है। लोगो, किसी भी प्रोडक्ट का लोगो, आप कोई भी प्रोडक्ट ले लीजिए,
आईफोन होता है, जैसे आप उसमें देखते हो ना, एक एप्पल बना हुआ होता है, आधा एप्पल कटा हुआ थोड़ा सा, ये उनका लोगो, उसे कोई कॉपी नहीं कर सकता। अब आपको सर ये तो दिख रहा, तो बेटा वो लोगो जो है ना, वो असेट थोड़ी है, टैगलाइन असेट थोड़ी है जो दिख रही है। उस लोगो को, उस टैगलाइन को यूज करने का अधिकार जो होता है आपके पास, वो असेट है। और अधिकार दिखता नहीं है, वो महसूस होता है। ऐसी लाइसेंस है, आपको कहीं से ठेका मिल गया, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया कि अब आप इस काम को आप ही करोगे, तो वो काम करने का अधिकार जो है वो आपकी असेट होता है। ठीक, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होता है, वेबसाइट को यूज करने का अधिकार होता है आपके पास। और नो हाउ, नो हाउ मतलब किसी काम को प्रोडक्शन करने का तरीका। मैं कोई गुड्स बना रहा हूं तो उस गुड्स को बनाने का तरीका, बेटा इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। नो हाउ है, रेसिपी, रेसिपी होती है किसी चीज को बनाने की, मतलब जो है प्रोडक्ट को बनाने की, बिस्किट बनाने की रेसिपी, मैगी बनाने की, मैगी मसाला बनाने की रेसिपी, ये सब जो रेसिपी होती हैं, प्रोडक्शन प्रोसेस होते हैं, इनको नो हाउ बोलते हैं। ये सब भी आपके लिए असेट होती है, ये अधिकार हैं आपके, आपके अलावा इनको कोई यूज नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इंटेंजिबल असेट होती है। और जो मैंने अभी इंटेंजिबल असेट की डेफिनेशन आपको अभी बताई है ना, कि जिसको ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, बेटा ये जो डेफिनेशन है ये अभी अधूरी है। तो सर आप पूरी कोई डेफिनेशन क्यों नहीं बताई? वो अभी आपके मतलब की नहीं है। अभी आप ये समझ लीजिए, कोई भी असेट जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता वो इंटेंजिबल होती है, यानी जिसको ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं, वो इंटेंजिबल असेट। इसके अलावा अभी और भी कई सारी चीजें हैं जो कंडीशन होती है, जो पूरी करनी है इंटेंजिबल असेट के लिए, लेकिन वो आपको यहां नहीं पढ़नी। आप इंटरमीडिएट लेवल पर पहुंच जाओ, वहां पर आप डिटेल में मैं आपको बताऊंगा कि इंटेंजिबल असेट और में और क्या क्या होता है। अभी जो मतलब की चीजें हैं आपकी वो यही है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गई आपकी फिक्स्ड असेट। तो फिक्स्ड असेट एक बार फिर से जरा देख लेते हैं। फिक्स्ड असेट वो असेट होती है which is held in business either for production of goods, rendering of services or for administrative purpose। एक बार खुद बोलिए, आप खुद बोलिए बिना देखे। फिक्स्ड असेट वो असेट होती है which is held in business, बोलो नंबर 1, for production of goods or for rendering of services or for administrative purpose। ठीक है, and which are expected to be used for more than one accounting period and which are not held for sale in the ordinary course of business। ordinary course of business में बेचने के लिए आपने ना रखा हो, ना रखा हो। इसके अलावा अगर कोई फिक्स्ड असेट खराब हो जाए और आपने बेचने के लिए रख दिया, तो वो फिक्स्ड असेट आपके लिए अभी भी फिक्स्ड असेट कहलाएगी, बिकॉज इट इज नॉट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। और फिक्स्ड असेट जो है बेटा, फिक्स्ड असेट दो तरीके की होती हैं, एक टेंजिबल और एक इनटेंजिबल। टेंजिबल वो फिक्स्ड असेट होती है विच इज हेल्ड इन बिजनेस, विच कैन बी सीन और टच्ड, एंड इंटेंजिबल वो फिक्स्ड असेट होती है विच कैन नॉट बी सीन और टच, जैसे गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, ये सब चीजें। बोलो क्लियर है यहां तक? हाँ सर है तो क्लियर। आइए फिर शुरू करते हैं हम नेक्स्ट असेट पर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट असेट है हमारा इन्वेस्टमेंट। सेकंड असेट हमारा होगा इन्वेस्टमेंट। अच्छा, फिक्स्ड असेट के बाद सेकंड असेट इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? देखो बेटे, एक बिजनेस का मालिक है, उसने बिजनेस में, ध्यान से मेरी बात को सुनना, मैं आपको इन्वेस्टमेंट का मतलब समझाऊंगा असली क्या होता है।
एक बिजनेस का मालिक है जिसने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए। अब ये 5 लाख रुपए वो कहां लगाएगा? मान लीजिए उसने कुछ फिक्स्ड असेट खरीद लिया जो बिजनेस में यूज होंगे, उसने कुछ स्टॉक खरीद लिया यानी गुड्स जिसको बोलते हैं। मान लो फिक्स्ड असेट उसने खरीद लिया 3 लाख का, स्टॉक उसने खरीदा 1 लाख का। अभी 1 लाख रुपए उसके पास कैश पड़ा हुआ रह जाएगा ना भाई। 5 लाख रुपए लगाकर उसने बिजनेस स्टार्ट किया, 3 लाख की उसने फिक्स असेट खरीद ली है, 1 लाख का उसने स्टॉक खरीद लिया और 1 लाख उसके पास अभी बैंक में पड़ा हुआ है, 1 लाख रुपए। अब वो कहता है यार ये 1 लाख रुपए फालतू पड़े हुए हैं, इससे बढ़िया मैं इसको कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दूं, बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट कर दूं, क्योंकि बिजनेस में मुझे कुछ इन्वेस्ट करने के लिए है नहीं। फिक्स असेट खरीदना था मैंने खरीद लिया, स्टॉक खरीदना था मैंने खरीद लिया। अब वो कहता है ये जो 1 लाख रुपए खाली पड़ा हुआ है, इससे बढ़िया इसको कहीं बिजनेस के बाहर लगा दूं। ठीक है, इस 1 लाख को बिजनेस के कहीं बाहर लगा दूं जिससे मुझे कोई इनकम होती रहे, इनकम। इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है वो असेट जो हमने रखी हुई है फॉर अर्निंग इनकम्स बाय वे ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट। अब ये इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट क्या है? बेटा देखो, अगर आपने अपने बिजनेस में पैसा नहीं लगाया, अपने बिजनेस का पैसा उठाकर कहीं बाहर इन्वेस्ट कर दिया, तो कहां इन्वेस्ट करोगे? या तो आप किसी कंपनी का शेयर खरीदोगे, जो कंपनी होती है मार्केट के अंदर, उनके शेयर्स खरीद लिए आपने, उस पर इनकम के तौर पर आपको डिविडेंड मिलेगा। ठीक है, डिविडेंड मिलेगा। अच्छा, या किसी कंपनी का डिवेंचर खरीद लिया आपने, डिवेंचर खरीद लिया, कोई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी थी वो खरीद लिया, या बैंक में एफडी करवा दिया, इन सब पर आपको मिलेगा इंटरेस्ट। या फिर आपने प्रॉपर्टी ले लिया, प्रॉपर्टी बिल्डिंग ले ली और उसको किराए पर उठा दिया, उससे आपको रेंट मिलेगा। यानी इन्वेस्टमेंट वो असेट होती है विच इज हेल्ड इन बिजनेस फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट। मतलब बिजनेस का सरप्लस पैसा आपने कहीं बाहर इन्वेस्ट किया। अच्छा, अब इन्वेस्ट करने की भी दो ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, एक होता है शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव। शॉर्ट टर्म तो यही होता है कि इनकम आती रहे, लॉन्ग टर्म होता है बेटा कैपिटल एप्रिसिएशन से पैसे कमाना। कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब जैसे बहुत सारे लोगों ने एक प्लॉट लिया और लेकर डाल दिया, प्लॉट लिया और लेकर डाल दिया कि जब रेट होगा महंगा होगा तो बेच देंगे। अब आपने इस साल 1 लाख का प्लॉट खरीदा और अगले साल जाकर उसको 1.5 लाख में बेच दिया, तो बेटा ये 50,000 का जो आपको इनकम हुआ ना, दैट इज कॉल्ड इनकम बाय वे ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। बहुत सारे लोग होते हैं जो गोल्ड लेकर रख लेते हैं, गोल्ड, वो कहते हैं महंगा होगा तो बेच देंगे, तो ये भी इन्वेस्टमेंट है। और यहां पर जो आपकी इनकम कमाने का जो इंटेंशन है वो कैपिटल एप्रिसिएशन की इनकम कमाने का इंटेंशन है कि गोल्ड महंगा होगा तो बेच देंगे। तो दो तरीके से इनकम कमाई जाती है, एक तो इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट, वो तो रेगुलर इनकम होती है और ये शॉर्ट टर्म में इनकम रिसीव होती है, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। और एक होती है इनकम कमाना है कैपिटल एप्रिसिएशन से, कि असेट महंगी होगी तो बेच देंगे। तो बिजनेस का पैसा बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट किया, बिजनेस का पैसा बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट किया आपने, क्या सोचकर कि हम इनकम कमाएंगे बाय वे ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट एंड बाय वे ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। तो इन्वेस्टमेंट वो असेट होती है विच इज हेल्ड इन बिजनेस फॉर अर्निंग इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड रेंट एंड बाय वे ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। ठीक है, अगर आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा तो उससे डिविडेंड इनकम होगी, कैपिटल एप्रिसिएशन की इनकम भी हो सकती है, भाई शेयर महंगा बिकेगा तो कैपिटल एप्रिसिएशन की इनकम भी होगी, और रेगुलर इनकम के तौर पर डिविडेंड मिलेगा। किसी कंपनी का डिवेंचर खरीदा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदी, इसमें भी कैपिटल एप्रिसिएशन की इनकम भी होगी और रेगुलर इनकम भी आपको मिल सकती है, वो इंटरेस्ट के तौर पर। और या कोई प्रॉपर्टी ली किराए पर उठा दी, तो बेटा प्रॉपर्टी में भी कैपिटल एप्रिसिएशन होता है और रेगुलर इनकम के तौर पर रेंट मिलता है। तो आइए पहले इन्वेस्टमेंट का मैं आपको मतलब लिखवा दूं, फिर इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके के होते हैं मैं बात करूंगा। लिखिए, इन्वेस्टमेंट आर assets
which are held in business for earning income by way of interest, dividend, rent, and by way of capital appreciation. By way of capital appreciation. एक नोट और लिखेंगे यहां पर, फिर आपको इसका मतलब समझाऊंगा। Those assets which are held in business for sale या as stock in trade are not investment. लिख लिया? देखो बेटा, इन्वेस्टमेंट वो असेट होती है जो आपने बिजनेस में रखी है या तो इंटरेस्ट कमाने के लिए, या डिविडेंड अर्न करने के लिए, या रेंट कमाने के लिए, या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए। कोई प्लॉट लिया, लेकर डाल दिया, ठीक है, कोई गोल्ड लेकर रख लिया। लेकिन अगर आपने किसी असेट को स्टॉक इन ट्रेड के तौर पर रखा है, स्टॉक इन ट्रेड के तौर पर रखा है, दैट इज नॉट इन्वेस्टमेंट। सर इसका मतलब क्या हुआ? बेटा जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो मैंने गोल्ड लेकर रख लिया, तो मेरे लिए तो ये इन्वेस्टमेंट है। मैंने गोल्ड लेकर रख लिया, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है। मैंने कोई प्रॉपर्टी का प्लॉट खरीद कर डाल दिया, मेरे लिए ये इन्वेस्टमेंट है। लेकिन आप ज्वेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ज्वेलर भी गोल्ड लेकर रखता है महंगा बेचने के लिए, तो जानते हो ज्वेलर के लिए ये इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि ज्वेलर का काम है गोल्ड खरीदना बेचना। तो उसने अपनी यहां जो इन्वेस्टमेंट, जो गोल्ड रखा हुआ है, वो स्टॉक इन ट्रेड के तौर पर रखा है, तो वो उसके लिए स्टॉक है, करंट एसेट है, वो इन्वेस्टमेंट में नहीं है। ऐसे ही प्रॉपर्टी डीलर का सोचिए। प्रॉपर्टी डीलर जो होते हैं, प्रॉपर्टी डीलर जो प्रॉपर्टीज खरीद कर रखते हैं, वो एज ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बेचने के लिए रखते हैं, तो उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, उनके लिए वो स्टॉक इन ट्रेड है। ठीक है सर, क्या फर्क पड़ता है, स्टॉक इन ट्रेड हो या इन्वेस्टमेंट हो, दोनों ही एसेट हैं? बेटा बहुत फर्क पड़ता है। इन्वेस्टमेंट की अकाउंटिंग होती है AS 13 के हिसाब से, और इन्वेंट्री यानी स्टॉक की अकाउंटिंग होती है AS 2 के हिसाब से। दोनों की वैल्यूएशन में अंतर है, दोनों की मेजरमेंट में अंतर है, दोनों की अकाउंटिंग में अंतर है, बहुत अंतर है, इसलिए अलग करना पड़ता है इनको। ठीक है, आप सीखोगे आगे जाकर धीरे धीरे कैसे होगा। अच्छा, अब इन्वेस्टमेंट की टाइप्स और बता दूं मैं आपको। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, बेटा बेसिकली इन्वेस्टमेंट को हम पीरियड के हिसाब से बांटते हैं बिजनेस में, और दो तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक करंट इन्वेस्टमेंट, और एक होते हैं
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जिसको नॉन करेंट भी बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लिखेंगे दोज इन्वेस्टमेंट which are readily realizable and are expected to be disposed of within 12 months from the date of its acquisition। फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। अच्छा, लॉन्ग टर्म का भी मतलब लिख देते हैं, दोज इन्वेस्टमेंट which are expected to be held for a period more than 12 months from its acquisition are called long term investment। और इसको नॉन करेंट भी बोलते हैं, और इसको एक और नाम से जानते हैं, परमानेंट इन्वेस्टमेंट भी इनको बोला जाता है। परमानेंट इन्वेस्टमेंट भी इनको बोला जाता है। बेटा ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन आ चुका है इससे रिलेटेड, ठीक है। आपको एक सिचुएशन दे दिया उसने ट्रू फॉल्स में कि बताओ ये कौन सा इन्वेस्टमेंट है। ट्रू फॉल्स में पूछ लेता है कि भैया ये 12 महीने से कम के लिए रखा और ये करंट है, तो आप ट्रू लिखोगे। अगर बोल दे कि नॉन करंट है तो फॉल्स हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आ चुका है। पहले मैं समझा दूं जरा आपको। इनको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं। ये जो करंट इन्वेस्टमेंट होते हैं इसको हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, शॉर्ट टर्म भी बोलते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना। दोज इन्वेस्टमेंट विच आर रेडली रिलाइजेबल। रेडली रिलाइजेबल का मतलब होता है बेटा जो अभी चाहो अभी बेच दो, ऐसे इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं रेडली रिलाइजेबल। मतलब जब चाहो तब बेच सकते हो। आपने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदे, उसको जब चाहो तब बेच सकते हो, उसको बोलते हैं रेडली रिलाइजेबल। तो इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट में पहली शर्त यह है कि इन्वेस्टमेंट रेडली रिलाइजेबल होना चाहिए। मतलब जब चाहो तब उठाकर बेच दो, जैसे गोल्ड, जैसे शेयर्स, डिवेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ऐसे इन्वेस्टमेंट जो होते हैं जो जब चाहो मार्केट में जाइए और बेच दीजिए, उसको बोलते हैं रेडली रिलाइजेबल। तो पहली शर्त है करंट इन्वेस्टमेंट की कि वो रेडली रिलाइजेबल होने चाहिए। दूसरी शर्त है जिस दिन खरीदा उससे 12 महीने के अंदर अंदर बेच दोगे, ऐसी आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। अगर आज खरीदा, आज क्या डेट है, आज मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आज 19 जून है, तो 19 जून को अगर मैंने कोई इन्वेस्टमेंट खरीदा तो बेटा अगले साल 19 जून तक ये इन्वेस्टमेंट मैं बेच दूंगा, ऐसी मेरी इंटेंशन है। ठीक, दो शर्तें होनी चाहिए। नंबर 1, एक तो रेडली रिलाइजेबल होना चाहिए, और दूसरा 12 महीने के अंदर अंदर बेच दोगे एक्विजिशन डेट से, ऐसी आपकी इंटेंशन होनी चाहिए। उसको बोलते हैं करंट इन्वेस्टमेंट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ये सवाल बेटा आ जाता है ट्रू फॉल्स में।
ठीक है, इसका मतलब नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कौन से होंगे? जो नॉट रेडली रिलाइजेबल होंगे ना, उसमें ऐसी कोई शर्त नहीं है। यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रेडली रिलाइजेबल भी हो सकते हैं और नॉन रेडली रिलाइजेबल भी हो सकते हैं। ऐसे कौन से इन्वेस्टमेंट होते हैं जो नॉन रेडली हो? बेटा, जो तुरंत रिलाइज नहीं हो सकते। जनरली इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टीज, जैसे लैंड है, बिल्डिंग है, बेटा एकदम अचानक उठकर एकदम आप नहीं बेच सकते उसको, उसमें टाइम लगता है, प्रोसेसिंग में टाइम लगता है इन चीजों में। ठीक है, एफडी आपने करवाया बेटा, एकदम ठीक है, उसको आप विड्रॉ कर सकते हो, वो रेडली रिलाइजेबल है। लेकिन प्रॉपर्टीज में जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो रेडली रिलाइजेबल नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कोई ऐसा एफडी किया जो अभी तोड़ सकते हो, उसको तो रेडली रिलाइजेबल होता है। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा एग्रीमेंट के साथ एफडी कर दिया जो आप 2 साल 3 साल तक आप तोड़ नहीं सकते, उसको नॉन रेडली रिलाइजेबल बोलेंगे। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नॉन रेडली भी हो सकता है और रेडली भी हो सकता है। बस इसमें एक शर्त है, जिस दिन आपने खरीदा आपकी इंटेंशन ये है कि इसको मैं 1 साल से ज्यादा तक रखूंगा, 1 साल के बाद मैं कभी बेचूंगा तो बेचूंगा, 1 साल के बाद बेचूं, 2 साल के बाद बेचूं, 3 साल के बाद बेचूं, वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 साल से ज्यादा के लिए तो रखूंगा ही, चाहे वो रेडली हो चाहे नॉन रेडली रिलाइजेबल। लेकिन करंट इन्वेस्टमेंट में ये शर्त है कि वो क्या होने चाहिए? वो रेडली रिलाइजेबल होने चाहिए। यानी दोज इन्वेस्टमेंट विच आर रेडली रिलाइजेबल एंड विच आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्पोज मतलब बेच देंगे 12 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स एक्विजिशन। यानी दोज इन्वेस्टमेंट विच आर रेडली रिलाइजेबल मतलब जब चाहो, मैं यहां पर हिंदी में लिख देता हूं, जब चाहो तब बेच दो, तब सेल कर दो, इसको बोलते हैं रेडली रिलाइजेबल। यानी जब चाहो तब सेल कर दो, इसको बोलते हैं रेडली रिलाइजेबल। एंड एक्सपेक्टेड टू बी डिस्पोज्ड विद इन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन। जिस दिन एक्वायर किया उसके 12 महीने के अंदर अंदर आप सेल कर दोगे, ऐसी आपकी इंटेंशन है। लेकिन इसमें वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो आपकी इंटेंशन है कि 12 महीने से ज्यादा तो रखना है, उसके बाद फिर रखना है न रखना वो आपकी आगे जाकर देखोगे। 12 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज करने वाले नहीं हो, ऐसे इंटेंशन है। इसमें मैंने कहीं नहीं लिखा कि रेडली या नॉन रेडली, ये रेडली रिलाइजेबल भी हो सकते हैं, ये नॉन रेडली रिलाइजेबल भी हो सकते हैं। आप जानते हो बेटा, अब आपको क्वेश्चन में जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आया था वो कैसा आया था वो मैं आपको बताता हूं। ट्रू फॉल्स क्वेश्चन ऐसे आया था, देखिए क्वेश्चन कितनी चालाकी से चलता है। क्या था कि करंट इन्वेस्टमेंट आर दोज इन्वेस्टमेंट विच आर रेडली रिलाइजेबल and which are expected to be disposed within 6 months from the date of acquisition। यानी उन्होंने बोला कि करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो रेडली रिलाइजेबल हो और जो 6 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज करने की इंटेंशन हो। अब बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? बेटा ये फॉल्स है। ये करंट जो 6 महीने के अंदर भी डिस्पोज हो जाएगा, ये करंट इन्वेस्टमेंट तो है, लेकिन ये करंट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन नहीं है। करंट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन 6 महीने की जगह क्या है? 12 महीने। यानी 12 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज करने के लिए बोला गया है। ये AS 13 की डेफिनेशन है, 6 महीने नहीं, ना 6 महीने ना 9 महीने, 12 महीने के अंदर अंदर। वो 6 महीने भी हो सकते हैं, वो 8 महीने भी हो सकते हैं, वो 3 महीने के अंदर अंदर भी अगर आप डिस्पोज करने वाले हो तब भी वो करंट इन्वेस्टमेंट ही होंगे। लेकिन डेफिनेशन में 6 महीने नहीं है, डेफिनेशन में 12 महीने है। अब बच्चा सोचने लगता है अच्छा 6 महीने के अंदर अंदर अगर डिस्पोज कर दूंगा तो ये तो 12 महीने से कम है, इसका मतलब ये करंट इन्वेस्टमेंट है, तो ये ट्रू है। बेटा नहीं, जो डेफिनेशन थी वो गलत थी। यानी रेडली रिलाइजेबल हो और 12 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज करने की इंटेंशन हो, वो करंट इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन है। अगर आपसे ये पूछता उसमें क्या ये करंट इन्वेस्टमेंट है, तब हाँ बोलते आप कि हाँ 6 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज कर दोगे, इसका मतलब 12 महीने के अंदर अंदर डिस्पोज कर दोगे, तो ये करंट इन्वेस्टमेंट तो है। लेकिन वो कह रहा है करंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होते हैं विच आर रेडली रिलाइजेबल एंड विच आर एक्सपेक्टेड टू बी डिस्पोज विद इन 6 मंथ। वो गलत है बेटा। which are expected to be disposed within 12 months from the date of its acquisition। ये डेफिनेशन है। कितनी चालाकी से देखिए क्वेश्चन आपको देता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं बेटा, ये तभी आपको पकड़ में आएंगी जब आपने सही तरीके से इन सबको पढ़ा होगा।
तो चलिए आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं बेटा। आज आप जितना आपने पढ़ा है इसको रिवाइज करेंगे, बहुत आराम से जो भी चीजें मैंने आपको बताई हैं सब याद करेंगे। अगली क्लास में सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि कौन सी एसेट क्या होती है। ठीक, तो बेटा ये जो एंटिटी क्या होती है, असेट क्या होती है, फिर असेट कितने तरीके की होती हैं, फिर उसमें फिक्स असेट कौन सी होती है, फिर फिक्स असेट में क्या शर्तें होती हैं, फिर फिक्स असेट कितने टाइप की होती है, फिर इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, ये सब आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्लास शुरू करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे करंट असेट क्या होती है बेटा, वेस्टिंग असेट क्या होती है, ठीक, फिर बायोलॉजिकल असेट क्या होती हैं, फिर और आगे बढ़ेंगे लायबिलिटीज क्या होती हैं, फिर एक्सपेंडिचर में बेटा नॉलेज लेंगे हम कि कौन कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं, ये सब चीजें। ठीक है, बोलो। चलिए आज इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच आप लोगों को जुड़ने के लिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक एंजॉय करें और रिवाइज करें। ठीक है, और स्टे सेफ, इट्स स्टे हेल्थ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।